आपका स्वागत है ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल में। ये क्या बात हुई माँ जी, आपसे कहा था न पूजा के बर्तन काम वाली से मत धुलवाइएगा, आप खुद धो लीजिएगा। पर नहीं लगता है आपको तो आराम करने की बहुत बुरी आदत सी पड़ गई है। क्यों, सही कह रही हूँ ना, पूरे दिन तो घर में बैठी रहती है, एक काम कहा वो भी आपसे नहीं हुआ। सच कहते हैं लोग, बूढ़े सास ससुर बोझ से कम नहीं होते हैं। याद रखिए, एक बेटी आपकी अभी भी कुंवारी बैठी है और दूसरी विधवा बनकर ससुराल में बैठी है। और हाँ, शादी में तो वो भी आएगी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती। पर मेरे चाहने ना चाहने से क्या होगा, आपका बेटा मानेगा? तो कुछ ऐसा मत कीजिएगा कि उनके सामने आपकी इज्जत उतर जाए। समझे, सब मिलकर मेरा दिमाग खराब करके रखे हैं। एक देवर जी है जो ट्रांसफ़र हुआ तो ये नहीं कि अपनी बीवी को ले जाए, उसे भी हमारे कलेजे पर बैठाकर चले गए हैं। चलो, उसका तो समझ में आता है कि घर के काम काज करती है तो मेरे लिए बोझ नहीं बनती। पर आप अब जाइए ना, बाहर के काम देखिए। मेरे बेटे की शादी है तो क्या मैं ही पसीना बहाती रहूं? ममता अपनी सास शारदा जी को कड़वी बातें सुनाकर वहां से चली गई। शारदा जी काम वाली से बोली, सुन लाली, पूजा के बर्तन रहने दे, मैं धो लूंगी, जा तू दूसरा काम देख ले। लाली बोली, अरे अम्मा जी, आप क्यों इस बुढ़ापे में ये सब काम करेगी? मैं हूँ ना, मैं कर दूंगी। आप जाइए, आपका पोते की शादी हो रही है, आप भी थोड़ा नाच गाना कीजिए। और मैं अगर काम नहीं करूँगी तो ममता भाभी मुझे अच्छे कपड़े और नेक भी नहीं देंगी। ये कहकर कि आखिर तूने किया ही क्या है, तो मालकिन कृपा कीजिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। शारदा जी रोते हुए बोली, तुझे भी तेरे नेक की परी है, और उधर मेरी बहू को ये चिंता नहीं है कि मेरी एक बेटी भी इस घर में कुंवारी बैठी है। मैं सब समझती हूँ कि आखिर बड़ी बहू उसकी शादी क्यों नहीं करवाना चाहती। अरे कमाकर मेरी बेटी सब इन लोगों पर ही तो खर्च कर रही है। बताओ कौन सी भाभी ऐसा करती हैं? कुमारी ननद को घर में बैठाकर रखा है और 22 साल के अपने बेटे की शादी करवाती है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। आज अगर तुम्हारे बड़े मालिक जिंदा होते तो मुझे इतना कुछ सुनना नहीं पड़ता। बेटा तो मेरा श्रवण कुमार है, क्या करूं, वह भी अपनी गृहस्थी बचाने में लगा है। अब तू ही जा, ये पूजा के बर्तन मैं धो लूंगी, वरना बेकार में बड़ी बहू 4 बातें सुनाएगी। इतना कहकर शारदा जी पूजा के बर्तन धोने लगी। थोड़ी देर बाद शारदा जी की छोटी बेटी अदिति जी को नौकरी करती थी, दफ्तर से जल्दी जल्दी आई और भतीजे के हल्दी के रस्म में शामिल हो गई। जैसे ही उसकी नज़र आंगन में बर्तन धोती हुई शारदा जी पर पड़ी तो वो उठकर वहां गई। अपनी माँ से बोली, माँ कम से कम आज के दिन तो अपने लिए रहना सीखो। अरे ये घर आपका है, आज भी आप इस घर की मालकिन हैं। लगता है ये बात भूल जाती है, तभी तो आप गुलामों की तरह काम कर रही हैं। चलिए जाइए, सबके साथ वहाँ बैठिए, ये बर्तन मैं साफ कर दूंगी। और छोटी भाभी कहाँ हैं? अदिति ने जबरदस्ती शारदा जी को बाहर भेज दिया। फटाफट बर्तन धोए और अपनी छोटी भाभी अंजलि को ढूंढने लगी। जब अंजलि कहीं नहीं मिली तो वो स्टोर रूम में गई तो देखा अंजलि कुछ सामान निकाल रही थी। अदिति बोली, ये क्या बात हुई भाभी, आप इस गंदे से स्टोर रूम में क्या कर रही है? जल्दी से बाहर आओ। अंजलि बोली, क्या हुआ? अदिति, आ रही हूँ, ब्याह घा
बिया का घर है ना, बहुत कम होते हैं। अब यहाँ रहती हूँ तो सब कुछ देखना तो पड़ेगा ही। मुझे काश कि तुम्हारे भैया मुझे अपने साथ ले जाते, थोड़े में ही गुजारा कर लेती। पर क्या करूँ, तुम्हारे भैया कहते हैं अगर मैं चली गई तो माँ जी को देखने वाला कोई नहीं रहेगा। बस इसी वजह से कहती हुई एक हाथ से आंसू पोंछती हुई दूसरे हाथ से स्टोर रूम से सामान निकालने लगी। पर अदिति कहाँ मानने वाली थी। उसने अंजलि का हाथ पकड़ा और बोली, ये क्या बात हुई? भाभी, बड़ी भाभी के बेटे की शादी है तो क्या वो कुछ नहीं करेगी, बस मजे करेगी। देखो, वो तो अपने कपड़ों की मैचिंग ज्वेलरी सेट करने में व्यस्त है और देखो संगीत का रिहर्सल भी कर रही है। और एक आप हैं कि बस काम और काम, आप और माँ दोनों एक जैसी हैं। चलिए आप भी संगीत की प्रैक्टिस कर लीजिए। अंजलि अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, अदिति बाद में कर लूँगी ना, प्रैक्टिस पहले काम करने दो, वरना माँ जी को काम करना पड़ेगा और बड़ी भाभी मुझसे 4 सवाल करेगी। तुम जानती हो उनकी बातों की चुभन कांटों से कम नहीं होती। अदिति बोली, बस भाभी, जब से आप यहाँ आई हैं देख रही हूँ बड़ी भाभी आपके ऊपर काम की जिम्मेदारियाँ सौंप कर मजे में लगी रहती हैं और फिर एक छोटे भैया का ही तबादला नहीं हुआ बल्कि बड़े भैया का भी तो तबादला हुआ था और वो भी तो इसी घर में रह रही हैं। लेकिन देखो, बड़ी भाभी तो खुद को वो अपनी मर्जी से मालकिन बना लेती हैं या फिर मेहमान समझती हैं। एक बात कहूँ, थोड़ा कम उन्हें भी तो करने के लिए बोलो। करो मात से तो कुछ कहा ही नहीं जाता। मानो माँ ने पहले ही हथियार डाल दिया हो, पर आप क्यों हार मान जाती हैं? इस घर पर आपका भी बराबर का हक है। आप क्या जिंदगी भर यहाँ काम ही करती रहोगी? अरे कभी कुछ कहना भी सीखो भाभी। वो कहते हैं ना, जो सीधे होते हैं उन पर हर कोई हुक्म चलाता है। सब आपसे फायदा लेते रहेंगे, पर आपको ना तो कोई समझेगा ना आपकी मदद करेगा। समझे? अब मैं एक नहीं सुनूंगी। बस आप चलो। इतना कहकर अदिति ने अंजलि का हाथ पकड़कर जबरदस्ती सबके साथ डांस प्रैक्टिस करने ले गई। जैसे ही ममता की नज़र अंजलि पर पड़ी, वो बोली, अरे अंजलि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब सामान स्टोर रूम से निकाल ली जो मैं बोली थी। अंजलि एक पल को रुकी और शक पकाकर बोली, वो रूबी कुछ कहती। उससे पहले अदिति ने कहा, बड़ी भाभी, आपकी प्रैक्टिस तो हो गई ना, आप देख लो सामान। अरे अब आपके बेटे की शादी में उसकी एकलौती चाची का डांस अगर नहीं हुआ तो लोग पूछेंगे नहीं। इसलिए तो इनको ज़बरदस्ती पकड़कर लाई हूँ कि कोई आपके अरेंजमेंट पर उंगली ना उठाए। वहाँ बैठी कुछ औरतें बोली, हाँ, ये बात तो सही है। अरे भाई, लड़के की चाची का डांस भी तो होना चाहिए। और फिर बड़ी बहू, तुम्हें भी तो इस घर के सारे सामान के बारे में पता होगा, खुद निकाल लो, तब तक तुम्हारी देवरानी भी कुछ सीख लेगी। ममता गुस्से से तिलमिला रही थी तो अदिति ने अंजलि को आंख मारते हुए कहा, देखा अंजलि भाभी, मैंने कहा था ना, बड़ी भाभी हर किसी के बारे में सोचती हैं। अब चलिए। इतना कहकर वह उसे अपने साथ ले गई। ममता अपने चेहरे पर झूठी हंसी लेकर वहां से चली गई। डांस के बाद अंजलि को अदिति बोली, भाभी, मैं जब अपने ससुराल जाऊंगी ना तो अकेले कोई काम नहीं करूंगी। सास ननद सबके साथ मिलजुल कर करूंगी। और मैं फिर ऐसे घर में जाना चाहती हूँ जहाँ देवरानी भी होगी।
तो वो भी मेरा हाथ बटाएगी। सच कहूँ, सब मिलकर जब काम करते हैं तो घंटे का काम मिनटों में हो जाता है। तो बस अब से आप भी वही करना। अब माँ से तो कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि वो बेचारी खुद ही मजबूर है। इसी वजह से मैं आपको समझा रही हूँ। मायका हो या ससुराल, जहाँ सम्मान नहीं होता वहाँ अपने लोग और वो घर अपना नहीं लगता। अंजलि को लगा कि अदिति की शादी नहीं हुई है, फिर भी उसने कितनी समझदारी की बात की, और वो आज तक जो शब्द कहते सर झुकाए करती चली जा रही थी। शायद इसलिए सब उसे जरूरत से ज्यादा कम करवाते थे। अंजलि मुस्कुरा कर बोली, ननद रानी, रिश्ते में तो आप छोटी हैं, पर आज आपसे मैंने बहुत बड़ा सबक लिया। अब मैं भी कुछ कामों के लिए ना कर दिया करूँगी। ऐसा भी क्या काम है जो जेठानी जी नहीं कर सकती। ईश्वर करे आपको ऐसा ससुराल मिले जहाँ सबके मन में एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान हो। अरे हाँ, बड़ी दीदी कब आ रही है? वहीं बैठी शारदा जी बोली, संदेश तो काजल के घर पर भिजवा दिया है। अब पता नहीं उसके ससुराल में उसकी सूद लेने वाला भी कोई है कि नहीं, क्योंकि जिसके सहारे एक औरत रहती है, अब वही उसके साथ नहीं तो भगवान ही मेरी बेटी का मालिक है। कहते कहते मंजू जी की आंखें गीली हो गई। अदिति माँ को हौसला देते हुए बोली, माँ आप चिंता क्यों करती हैं? दीदी पढ़ी लिखी हैं, मानती हूँ भगवान ने जीजा जी को अपने पास बुला लिया, पर क्या शादी के बाद बेटी का अपने मायके पर कोई अधिकार नहीं होता? तभी ममता वहाँ से जाते जाते बोली, नहीं, कोई अधिकार नहीं होता। ऐसे अगर अधिकार बांटने लगे तो हम जैसी बहुएं तो कटोरा लेकर सड़क पर आ जाएगी। शारदा जी को उदास देख अदिति बोली, माँ आप बड़ी भाभी की बातों पर ध्यान मत दो। मैं हूँ ना, मैं हमेशा दीदी की मदद करूँगी। अब आंसू पोंछो, देखो थोड़ी देर में दीदी भी आ जाएगी। सब संगीत की तैयारी में जुट गए। शारदा जी के 4 बच्चे, 2 बेटा और 2 बेटी। बड़ी बेटी की शादी उन्होंने बहुत पहले ही कर दी थी, परंतु 1 साल पहले काजल के पति का देहांत हो गया। उसके बाद उसकी जेठानी आए दिन उसे ताने मारती और बच्चों की वजह से उसे खरी खोटी सुनाती रहती, क्योंकि दोनों के बच्चे हम उम्र थे। एक रोज काजल की बेटी और उसकी जेठानी का बेटा बबलू साथ में खेल रहे थे। अचानक ताशी के रोने की आवाज आई। काजल ने जेठानी बबीता से कहा, ये क्या बात हुई? भाभी, घर में कुछ भी बिगड़े और टूटे फूटे तो आप तुरंत मेरी तख्सी का ही गला पकड़ लेती हैं, कभी बबलू से कुछ नहीं कहती हैं। इस तरह तो बबलू की ही आदत खराब हो जाएगी। बबीता बोली, मेरा बबलू लाखों में एक है और उसकी कौन सी आदत कैसी है ये मैं भी जानती हूँ, और उसे संभालने के लिए उसके माँ बाप हैं। तुम अपनी बेटी की चिंता करो। काजल अपने पति विवेक की तस्वीर के सामने आकर रोने लगी और सोचने लगी कि आखिर ईश्वर ने उसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया। विवेक की एक मोबाइल की दुकान थी और ससुराल एक सरकारी मुलाजिम थे। परिवार के सभी सदस्यों के बीच बहुत स्नेह था। काजल बहुत खुश थी, लेकिन जल्दी उसकी खुशियों को ग्रहण लग गया और एक दुर्घटना में विवेक की मृत्यु हो गई, जिसके कारण सारी खुशियां बिखर के रह गई थी। वो अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी, तभी उसका भाई आकाश उसे लेने के लिए आया। सास ससुर की देखभाल काजल ही करती थी, तो वो जाने से इनकार कर रही थी।
तभी तासु बार बार कहने लगी, माँ चलो ना, भैया की शादी में चलते हैं। पापा के जाने के बाद आप मुझे कहीं नहीं ले गई और ना ही कहीं जाने देती हैं। तभी काजल के सास ससुर आए और बोले, बहू कुछ दिनों के लिए अपने भाई भाभी के पास रह आओ, तुम्हारा और तासी का मन बहल जाएगा, हमारी चिंता मत करो। काजल ने सास ससुर की बात मान ली और भाई के साथ मायके आ गई। शादी का घर था, चारों तरफ चहल पहल थी, परंतु ममता ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। जब भी ममता के बेटे को हल्दी लगाई जाती या कोई रस्म होता तो ममता ने काजल का हाथ पकड़ के कहती, बुरा मत मानिएगा, पर आप इन शुभ कामों से दूर रहिए। इतना कहकर वो उसे झिड़क देती, जिसे देखकर माँ बहन खून का घूंट पीकर सह जाती। शादी के बाद सारे मेहमान अपने अपने घर चले गए, बस ममता की एक बहन और उसका बेटा गुड्डू अभी वहीं था। एक दिन तासी और गुड्डू घर में खेल रहे थे और अचानक उसके हाथ से वहाँ रखा फूलदाना नीचे गिर गया। जैसे ही उसके टुकड़ों चारों तरफ फैल, गुड्डू वहां से खिसक गया। ममता आई और एक जोर का थप्पड़ तासी को जड़ दिया और बोली, इतना महंगा फूलदान तोड़ दिया, इसका पैसा क्या तुम्हारा बाप देगा? जब से ये माँ बेटी दोनों आई हैं, कुछ न कुछ अब शगुन ही हो रहा है। न जाने इनको भी क्या सूझी कि इन दोनों को यहाँ ले आए। तासी रोते रोते अपनी मौसी अदिति के पास गई। रोती हुई तासी को देखकर अदिति को बहुत गुस्सा आया और वो ममता से बोली, क्या बड़ी भाभी, कल को आप भी दीदी बनेगी तो क्या अपने पोते पोती को घर में खेलने नहीं देगी? और अगर कुछ टूट गया तो इतनी ही बेरहमी से मारेगी? ये क्या बात हुई? आपने बस इसे ही दोषी क्यों ठहराया, जबकि गुड्डू भी तो इसके साथ खेल रहा था? फिर कसूरवार इसे ही क्यों ठहराया, बोलिए? बस इसलिए ना कि इसके पीठ पर इसके पिता का साया नहीं है। याद रखिए, जितना इस घर में आपका हक है उतना ही दीदी का भी हक है। ममता बोली, देखो अदिति, तुम कमाती हो, घर खर्चे में हाथ बटाती हो, इसलिए मैं कुछ कहती नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई यहाँ आकर जम जाएगा और इस घर को होटल बनाकर रखेगा। और ऐसे बच्चे जिन्हें सब कुछ मिलता नहीं, वो कैसी कैसी हरकतें करते हैं, ये मैं भी जानती हूँ। अब मेरे गुड्डू को देख लो, बिना पूछे किसी चीज़ को हाथ तक नहीं लगता। बड़ी आई ज्ञान देने वाली। इतना कहकर ममता वहां से चली गई। शारदा जी ने अदिति से कहा, बेटा बात को यहीं खत्म करो, बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। चलो बेटा, तासी मैं तुम्हें चॉकलेट देती हूँ। इतना कहकर वो बच्ची को लेकर चली गई। अगली सुबह ममता के पर्स से 500 रुपये का नोट चोरी हो गया। बस उसने तुरंत मासूम तासी का गला पकड़ लिया और बोली, चोर कहीं की, ये भोला चेहरा अपनी मौसी नानी को दिखाना, वो इसके झांसे में आ सकते हैं, मैं नहीं। निकाल 500 रुपये। तभी ममता का पति आकाश गुड्डू को पकड़कर बाहर से अंदर आया और ममता पर चिल्लाया, ममता तुम तासी को छोड़ दो, बात बात पर हर गलती के लिए तुम उसे जिम्मेदार ठहराना बंद करो। अरे पहले अपने रिश्तेदारों को तो देख लो। बगल के किराने वाले का मुझे फ़ोन आया था कि आपके घर का एक बच्चा 500 का नोट लेकर यहाँ कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट खरीदने आया है। ये देखो तुम्हारे लाडले गुड्डू को यही नोट हैं, ना जो तुम्हारे भांजे ने तुम्हारे पर्स से निकाले थे। बोलो, अब बोलती क्यों बंद हो गई? ममता जरा सोचो, अगर ऐसा ही व्यवहार कल को तुम्हारे पोते पोती के साथ अदिति करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? दूर खड़ी काजल अपनी बेटी के आंसू पोंछ रही थी और उसके आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे।
आकाश अपनी बहन के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, काजल मुझे माफ़ कर दो बहन, जहाँ अपमान मिले, बेवजह का दोषारोपण हो, वहाँ कभी मत जाना। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो तुम्हें अपनी खुशी में शामिल होने के लिए यहाँ ले आया। याद रखो, इस घर में तुम्हारा भी हिस्सा है। अब तुम्हारी भाभी को ये सिखाना ही पड़ेगा कि ये पूरी संपत्ति उसकी नहीं है, जो वो कभी देवरानी तो कभी ननद और कभी सास को अपना गुलाम समझकर रखी है। अब इस घर का बंटवारा होगा। काजल बोली, नहीं भैया, मेरी वजह से इस घर को मत बांटो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आकाश बोला, वो तो तुम जाओगी ही, लेकिन अपना हिस्सा लेकर जाओगी। मैं तुम्हारे ससुर जी को फोन कर देता हूँ, वो कल तुम्हें लेने के लिए आ जाएंगे। फिर तुम अपने घर चली जाना और अपनी जिंदगी अपने दम पर जीना, किसी की मोहताज मत बनना। अब वहाँ भी अपनी जेठानी की जली कटी सुनने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। सरदा जी आगे बढ़कर बोली, बेटा ये क्या कह रहे हो, समाज में बेटियों को हिस्सा नहीं दिया जाता। आकाश बोला, माँ किस दुनिया में जी रही हो। मैं जब भी अदिति की शादी की बात चलाता हूँ तो ये आपकी बड़ी बहू कुछ न कुछ करके उसकी शादी टाल देती हैं, पर अब नहीं। अदिति की जहाँ इच्छा होगी मैं उसकी शादी करवा दूंगा, या फिर मैंने एक लड़का देख रखा है तो 6 महीने के अंदर उसके हाथ पीले कर दूंगा। और हाँ सुन लो सब, आज शाम में वकील बाबू आएंगे, इस घर के 4 हिस्से लगेंगे। ममता, अब तुमको समझ में आएगा कि प्यार और अपनेपन की दौलत कम पड़ती है तो कैसा लगता है। शाम में वकील आया, संपत्ति के 4 हिस्से लगे। तब ममता को अपने व्यवहार पर पछतावा होने लगा। अगले दिन जब काजल अपना बैग लेकर जाने लगी तो ममता हाथ पकड़कर उसे माफी मांगने लगी। काजल बोली, नहीं भाभी, अब नहीं, अब मैं सम्मान से जीना चाहती हूँ। जहाँ सम्मान ना मिले वो अपना घर नहीं, और ना ही वहाँ कोई अपना होता है। इतना तो मैं समझ चुकी हूँ। इतना कहकर काजल वहाँ से चली गई। समय बीता, अदिति की शादी हुई। अंजलि ने उसे ढेर सारा उपहार और हमेशा उसका साथ देने के लिए अदिति का धन्यवाद किया, और ये कहा कि यहाँ भी उसका एक घर है जहाँ उसके अपने उसका सम्मान करेंगे और हमेशा उसका इंतजार करेंगे। तो वही दूर खड़ी ममता सर झुकाए खड़ी थी। अदिति ने ममता का आशीर्वाद लिया और बोली, भाभी, सुबह का भूला शाम में आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अब जो आपके साथ हैं उन्हें अपना बनाइए और पुरानी बातों में मिट्टी डालिए, क्योंकि माँ कहती हैं अच्छे रिश्ते की शुरुआत कभी भी की जा सकती है, और फिर जब एक हाथ की 5 उंगली एक जैसी नहीं होती हैं तो एक घर में रहने वाले लोग एक जैसे कैसे हो सकते हैं। पर अब उन्हें हमें अपना बनाना है, तभी तो घर में अपनापन महसूस होगा। तो इसी उम्मीद से जा रही हूँ कि जब कभी लौटूंगी तो मेरा मायका पहले से और बेहतर होगा। तो आपको ये कहानी सुनने में कैसा लगा दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।